तो आज का अपना जो टॉपिक है नेक्स्ट दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस व्हेन इनर्ट लिगेंड इज पाई डोनर। अब पिछली क्लास के अंदर जो एसिड हाइड्रोलिसिस अपन ने पढ़ा था उसके अंदर इनर्ट लिगेंड कैसा था, सिग्मा डोनर था या सिग्मा बॉन्ड बना रहा था। अब यहाँ पे हम जो लिगेंड पढ़ेंगे जो कि इनर्ट लिगेंड है वो किस नेचर का है, वो पाई डोनर नेचर का है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेटल जो है सबसे पहले अगर किसी लिगेंड के साथ में बॉन्ड बनाता है तो कब बनाएगा, जब इस लिगेंड के पास कोई लोन पेयर होगा। और अगर एक सिंगल लोन पेयर है तो ये लिगेंड इसको किसके लिए यूज करता है, सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। मगर इसके अलावा अगर उसके पास कोई और एक्स्ट्रा लोन पेयर है तो इसका यूज जो है वो पाई बॉन्डिंग के अंदर यूज कर सकता है। तो यहाँ जो लिगेंड अपन देखेंगे वो ऐसा है जिसके पास एक और एक्स्ट्रा लोन पेयर है जो कि वो पाई बॉन्ड बनाने में यूज कर सकता है। तो यहाँ अपन दो चीजें देखते हैं, दो एग्जांपल्स अपन ले रहे हैं सिस कॉम्प्लेक्सेस जिसके अंदर एक लिगेंड जो है वो अपन का हाइड्रोक्सी लिगेंड है और दूसरे के अंदर हमारे पास अमीन लिगेंड है। नाउ कंसीडर द इक्वेशन रिएक्शंस ऑफ द सिस कॉम्प्लेक्सेस ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्सेस, है ना। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं तो यहाँ पे अपन के दोनों स्क्रीन के ऊपर अपन को नजर आ रहा है, यहाँ पे हमारा OH ग्रुप है और यहाँ पे हमारा अमीन ग्रुप है। इन दोनों के अंदर सेम रिएक्शन हो रहा है, जो क्लोराइड है यहाँ पे लीविंग ग्रुप वो यहाँ से लीव करेगा और इसकी जगह जो है वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड होगा, यानी इक्वेशन रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्लोराइड आयन जो है वो हट करके यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे ऐड हो रहा है। अब दोनों ही रिएक्शन के अंदर अगर अब इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर करते हैं तो हमको यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि पहला जो रिएक्शन है जहाँ पे OH ग्रुप हमारा प्रेजेंट था उसकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इस सेकेंड रिएक्शन से काफी ज्यादा हाई है। ना इससे पहले अपन आगे बढ़े, यहाँ पे अपन यहाँ एक पॉइंट अपन देखते हैं कि जब अपन अमीन की बात करते हैं तो अमीन क्या है, एक सिग्मा डोनर है, यानी इसके पास सिर्फ एक सिंगल लोन पेयर है जो कि यूज हो जाता है सिग्मा बॉन्डिंग के लिए। उसी तरह से अगर अपन OH ग्रुप को अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो लोन पेयर है और ये किस तरह का लिगेंड है, ये एक पाई डोनर लिगेंड है, यानी एक लोन पेयर जो है वो सिग्मा बॉन्डिंग के लिए यूज हो जाता है और जो दूसरा लोन पेयर है वो यहाँ पे पाई बॉन्डिंग के लिए यूज होता है। और इसलिए जो OH ग्रुप है वो जो इंटरमीडिएट बनता है उसको और ज्यादा बेहतर स्टेबलाइज करता है बिकॉज ऑफ द पाई बॉन्डिंग। और इसी वजह से जब भी इंटरमीडिएट स्टेबलाइज ज्यादा होता है तो उसका आगे फर्दर जो रिएक्शन है वो ज्यादा फास्ट होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जितना ज्यादा इंटरमीडिएट स्टेबलाइज होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा आगे फास्ट अकर होगी। So as we can see the rate of the constant of the reaction 1 and 2 they are different and the rate of equation of the first being much more faster than the second। तो हमने ये देखा अभी ऊपर कि पहले वाले की जो रेट ऑफ इक्वेशन है वो काफी फास्ट है सेकंड की कंपैरिजन में। In the first complex OH has a filled p orbital which is capable of forming a pi bond with the empty orbital of the central metal ion। पहले केस में क्या हो रहा है, जहाँ पे हमारा OH ग्रुप था उसके पास ऑक्सीजन के पास में यहाँ पे एक p ऑर्बिटल है जो कि भरा हुआ ऑर्बिटल है और ये मेटल के खाली ऑर्बिटल के साथ में इजीली ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना पाता है। तो जो इसके कंपैरिजन में जो कोऑर्डिनेटेड हमारा अमीन लिगेंड है उसके पास ऐसा कोई भी ऑर्बिटल नहीं होता जो कि वो ओवरलैप कर सके। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट हमारा बनता है स्क्वायर प्लेनर इंटरमीडिएट, इस इक्वेशन के रिएक्शन के अंदर उस केस में जहाँ पे हाइड्रोक्सी कॉम्प्लेक्स है उसके पास एक एम्प्टी D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है सेंट्रल मेटल आयन के पास में जो कि ओवरलैप करता है p ऑर्बिटल जो कि भरा हुआ है ऑफ द OH लिगेंड, ठीक है, फॉर्मिंग अ पाई बॉन्ड। और ये पाई बॉन्ड जो है हमारे स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर को ज्यादा अच्छे से स्टेबलाइज करता है। तो ये रिएक्शन अगर अपन यहाँ पे देखें तो ये हमारा OH ग्रुप, यहाँ पे हमारा क्लोराइड ग्रुप है। क्लोराइड यहाँ से आपका जो है वो लीव करता है, यहाँ जैसे वो लीव करता है कोबाल्ट का
sp2 ऑर्बिटल जो है d2sp3 ऑर्बिटल वो इस p ऑर्बिटल के साथ में इजीली ओवरलैप कर सकता है और उसके बाद जो इंटरमीडिएट बनता है ये इस पाई बॉन्डिंग की वजह से हाईली स्टेबलाइज हो जाता है और उसके बाद यहाँ से इनकमिंग वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इस पर अटैक करके और वापस प्रोडक्ट जो है वो हमारा ऑब्टेन हो जाता है। सो इस इफेक्ट को जो है यहाँ पे उसको हम कहते हैं सिस इफेक्ट, राइट। So this stabilization of the sp intermediate, it makes the equation reaction easier and faster. तो यहाँ पे जो पाई बॉन्डिंग की वजह से जो इंटरमीडिएट है वो जो स्टेबलाइज ज्यादा हो रहा है, इस कारण से हमारा इक्वेशन रिएक्शन जो है वो ज्यादा फास्ट और इजी हो जाता है। देन द इक्वेशन ऑफ द सिस COAN2 NH3Cl कॉम्प्लेक्स, तो जो अमीन का जो कॉम्प्लेक्स था उसके इक्वेशन के कंपैरिजन में हमारा हाइड्रोक्सी कॉम्प्लेक्स जो है उसका इक्वेशन काफी ज्यादा फास्ट होता है, क्योंकि इस अमीन कॉम्प्लेक्स के अंदर जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो पाई बॉन्ड से स्टेबलाइज नहीं होता है। देन एक पॉइंट जो आपको याद रखना है, जब भी यहाँ पे अपन कंपेयर करते हैं इनके अंदर, तो सिस पाई डोनर जो है उसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट होता है एज कंपेयर टू दी ट्रांस पाई डोनर, देन कंपेयर जिसमें कि कोई भी पाई डोनर नहीं है, यानी जो सिग्मा डोनर है। तो जो पहले हमने पढ़ा था जिसमें कि सिग्मा डोनर है वो सबसे ज्यादा स्लोएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन शो करता है और उससे ज्यादा फास्ट जो है वो ट्रांस के अंदर मिलेगा और सबसे ज्यादा हमको सिस पाई डोनर के अंदर मिलेगा, जो कि अभी अपन ने ऊपर एग्जाम्पल में देखा। सो नाउ कंसिडर द इक्वेशन रिएक्शन ऑफ द ट्रांस कॉम्प्लेक्स। अब सेकेंड एग्जाम्पल अपन किसका लेते हैं, ट्रांस का लेते हैं। अभी अपन ने सिस का एग्जाम्पल देखा, अब अपन ट्रांस में अगर हमारा जो पाई बॉन्डिंग लिगेंड है अगर वो ट्रांस पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो अब वही सेम रिएक्शन अपन देखते हैं बाय टेकिंग दी ट्रांस एग्जांपल्स। अब इस केस में अपन को यहाँ पे दिख रहा है कि ये OH जो है इस क्लोराइड के ट्रांस पोजीशन पे प्रेजेंट है। अब इसका भी अगर हम इक्वेशन रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो सेम वही प्रोसेस होगा, क्लोराइड आयन यहाँ से रिमूव होगा और उसके बाद जो है वाटर मॉलिक्यूल इस क्लोराइड के रिप्लेस करेगा एंड यू गेट अ ट्रांस प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों की केस में अपन देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया, हाइड्रोक्सी ग्रुप लिया, यहाँ पे हमारा जो है वो अमीन ग्रुप प्रेजेंट है। अगेन हम इनकी रेट ऑफ रिएक्शंस को अगर हम कंपेयर करते हैं तो वी सी कि रेट ऑफ रिएक्शन किसमें ज्यादा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जहाँ पे हमारा ऐसा लिगेंड प्रेजेंट है। सो हियर ऑल्सो the equation of the hydroxy trans complex is much faster than that of the ammonia complex. However, the empty D2sp3 hybrid orbital of the central metal ion in the square planar intermediate is incapable of forming a pi bond with the filled p orbital of the coordinated OH ligand, ठीक है, due to the lack of the symmetry. मगर अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे पहले चूंकि सिस पोजीशन में था इसलिए ओवरलैपिंग बहुत इजीली पॉसिबल थी, मगर जब यहाँ पे ट्रांस पोजीशन के ऊपर हमारा OH ग्रुप आ जाता है तो हमारी सिमेट्री जो है वो ऐसी नहीं है कि हमारे यहाँ पे p ऑर्बिटल जो है लिगेंड का और मेटल का d ऑर्बिटल जो है उनके बीच में ओवरलैपिंग हो सके। किस केस में, अगर इंटरमीडिएट जो है वो स्क्वायर प्लेनर शेप का या ज्योमेट्री का एग्जिस्ट कर रहा है। This suggests that the equation of this hydroxy trans complex proceeds through the formation of some other intermediate which can be stabilized by the pi bonding. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसा कोई दूसरा इंटरमीडिएट बन रहा है जो कि पाई बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज किया जा रहा है। तो नेक्स्ट जो इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर जो सजेस्ट किया गया, जो ज्योमेट्री सजेस्ट की गई, दैट वाज TBP, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल इंटरमीडिएट कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्विंग overlapping of empty d orbital of the metal with the filled p orbital of OH ligand. अब अगर इस इंटरमीडिएट का शेप अगर TBP फॉर्म में आ जाता है, उस केस के अंदर मेटल का d ऑर्बिटल जो है वो लिगेंड के p ऑर्बिटल के साथ में इजीली ओवरलैप कर सकता है। सो द इक्वेशन ऑफ द ट्रांस कॉम्प्लेक्स
through SN1 mechanism involving formation of TBP intermediate is as follows. तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोसेस है वो इस तरह से चलता है। तो यहाँ पे अब अपन देखते हैं कि ये हमारा क्या है, ट्रांसपोजिशन पे हमारे दोनों लिगेंड्स आ गए हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, SN1 मैकेनिज्म के थ्रू डिसोसिएशन होगा, जो क्लोराइड आयन है यहाँ से रिमूव होगा और हमारा पहला इंटरमीडिएट जो हमको मिलता है वो क्या मिल रहा है, स्क्वायर प्लेनर मिल रहा है। तो ये स्क्वायर प्लेनर को मैंने यहाँ से इस तरह से भी शो कर रखा है ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। अब इस स्क्वायर प्लेनर के अंदर चेंज आता है और ये कन्वर्ट होता है इनटू TBP इंटरमीडिएट ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में ये कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एंगल 3 और 5 ये क्या था, 180 डिग्री है यहाँ पे, और इसके अंदर ये एंगल कितने में कन्वर्ट हो जाता है, इनटू 120 डिग्री। तो यहाँ पे इसको इस तरह से देखो कि ये एंगल अपना है, ये 5 और 3, ये इन दोनों के बीच का जो 180 डिग्री एंगल है, ये हमारा 180 डिग्री एंगल है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू 120। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये 2 जो है ये ऊपर चला गया अबव द प्लेन, और ये जो 4 था ये चला गया नीचे बिलो द प्लेन, और 1, 5 और ये 3 ये तीनों जो है ये ट्रायगोनल शेप के अंदर 120 डिग्री के आप उस एंगल के अंदर ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। तो ये अरेंजमेंट हमारा इस तरह से हमको मिलता है, या हम इसको यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं कि ये ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर हमको इस तरह से मिलता है। तो अब इस केस में क्या हुआ कि यहाँ जो OH लिगेंड था, इसका p ऑर्बिटल इस मेटल के d ऑर्बिटल के साथ में अब आसानी से पाई बॉन्डिंग बना सकता है, और ये इंटरमीडिएट जो है इसके थ्रू स्टेबलाइज हो जाता है। तो ये हमको इंटरमीडिएट मिल गया यहाँ पे इस तरह से। अब इसी इंटरमीडिएट में आगे प्रोसेस क्या हो रहा है, ये स्ट्रक्चर जो ऊपर था वापस यहाँ पे अपन ने बनाया है। अब अगर आने वाला वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अगर एंगल 3 और 5 के थ्रू एंटर करता है, राइट, तो उस केस के अंदर हमारे पास क्या होगा, इस 3 और 5 के बीच के यहाँ पे हमारा वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, और यहाँ पे हमको जो प्रोडक्ट अब मिलता है दैट इज द ट्रांस प्रोडक्ट, राइट। तो ये अपना इस चीज को यहाँ पे देखो कि ये OH जो हमारा था, इसके बिल्कुल ट्रांस पोजिशन पे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एंटर करता है बिटवीन द एंगल 3 एंड 5, तो ये इसकी ट्रांस में आ जाता है। मगर यही पोजीशन के बदले अगर इनकमिंग वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे अगर एंगल 1 और 3 के बीच में एंटर करता है यहाँ से, या अगर वो 1 और 5 के बीच में करता है, ये अपना 1 और ये हमारा 5, ये एंगल हमारा 1-5, तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल अगर इधर से अटैक करता है, राइट, तो अगर 1-3 या 1-5 के एंगल के थ्रू एंटर करता है तो उस केस में हमको यहाँ पे सिस प्रोडक्ट जो है वो मिलता है। तो इस केस के अंदर दोनों जो है वो सिस पोजीशन पे आ जाते हैं, राइट। तो ये हमारा इस तरह से यहाँ ऊपर से वापस यहाँ पर देख सकते हो कि अगर ये हमारा 1 और 3 है, अगर यहाँ से एंटर कर रहा है तो ये इस पोजीशन पे यहाँ पे एंटर कर जाएगा, और अगर ये 1 और 5 के बीच के एंगल में एंटर कर रहा है इधर से, तो ये इस तरफ जो है वो इसके सिस पोजीशन के ऊपर एंटर कर जाएगा। So what basically we see that the formation of TBP intermediate जब भी होता है स्क्वायर प्लेनर इंटरमीडिएट से, तो इसके अंदर हमको क्या है, एनर्जी यूज करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे हम बॉन्ड एंगल को चेंज करते हैं फ्रॉम 90 डिग्री टू 120, और यू कैन इवन से 180 डिग्री टू 120 डिग्री के बीच में हमारा यहाँ पे एंगल चेंज होता है। सो मगर यहाँ पे इसको कंपनसेट करने के लिए कौन सी एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है, जब पाई बॉन्डिंग के लिए एनर्जी रिलीज होती है वो इस एनर्जी को कंपनसेट कर देती है। Thus, the pi bonded TBP intermediate जो है it is much more stable than the square planar intermediate, and the attack of water through the angles 1 and 5 and 1 and 3 of this TBP intermediate it leads to a cis product। तो हमने ये देखा कि जब वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एंगल 1-5 या एंगल 1-3 के थ्रू अटैक करता है तब उस केस में हमको सिस प्रोडक्ट मिलता है, मगर अगर वो एंगल 3 और 5 के बीच से अटैक करता है तो उस केस में हमको प्रोडक्ट जो है वो ट्रांस मिलता है।
इसलिए यहाँ पे जो है there is a mixture of cis and trans products which are obtained during the equation of a ट्रांस हाइड्रोक्सी कॉम्प्लेक्स। तो जब भी ट्रांस कॉम्प्लेक्स यूज किया जाता है तो हमको दोनों तरह के प्रोडक्ट मिल सकते हैं, सिस भी मिल सकता है और ट्रांस भी मिल सकता है। सो एन एसपी इंटरमीडिएट जो है इट विल ऑलवेज गिव द प्रोडक्ट ऑफ द सेम ज्योमेट्री। दैट इज अगर एसपी इंटरमीडिएट ट्रांस में है तो हमको ट्रांस मिलेगा और अगर सिस है तो हमको सिस मिलेगा। तो हमने जितने भी अभी ऊपर पॉइंट्स पढ़े उसको यहाँ ये समझ सकते हैं कि अगर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्डिंग लिगेंड, अगर ऐसा लिगेंड है जिसमें कि पाई बॉन्डिंग बनाने की कैपेबिलिटी नहीं है, तब हमेशा जो इंटरमीडिएट बनता है वो कौन सा बनता है, स्क्वायर प्लेनर बनता है। और स्क्वायर प्लेनर के केस में अगर रिएक्टेंट जो हमने इस्तेमाल किया था इनिशियल वो अगर सिस है तो प्रोडक्ट भी हमारा सिस बनेगा, और अगर हमने रिएक्टेंट जो इनिशियल यूज किया था वो अगर ट्रांस है तो वो हमको एक ट्रांस प्रोडक्ट देगा। ठीक है, जो कि हमारा फर्स्ट केस था सिग्मा डोनर के केस के अंदर। सेकंड जो अपन पढ़ रहे हैं दैट इज इन द केस जहाँ पे पाई बॉन्डिंग डोनर लिगेंड प्रेजेंट हो, उस केस में अगर सिस आइसोमर का एग्जाम्पल ऐसा रिएक्टेंट यूज किया गया है तो उसके केस में इंटरमीडिएट जो बनेगा वो स्क्वायर प्लेनर होगा, और स्क्वायर प्लेनर के अकॉर्डिंगली सिस आइसोमर जो है वो सिस प्रोडक्ट ही बनाएगा। और अगर यहाँ पे ट्रांस आइसोमर इस्तेमाल किया गया है तो इंटरमीडिएट जो बनता है वो टीबीपी दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट में दोनों तरह के प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन होंगे, सिस प्रोडक्ट भी मिलेगा और ट्रांस प्रोडक्ट भी मिलेगा। So in all the cases of equation involves a dissociative SN1 mechanism। तो यहाँ पे जितने भी मैकेनिज्म यहाँ पे हम ऊपर रिएक्शन पढ़े हैं उन सब के अंदर डिसोसिएटिव SN1 मैकेनिज्म जो है वो ही परफॉर्म होता है। इसके अलावा सम अदर इनर्ट लिगेंड्स जिनमें की फिल्ड p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है वो है NH2 माइनस, Cl माइनस, ब्रोमाइड एक्सेट्रा। तो ये भी एग्जाम्पल जो है वो OH के अलावा ये भी कुछ ऐसे इनर्ट लिगेंड्स हैं जो कि पाई डोनर की तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो मैकेनिज्म है दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस व्हेन द इनर्ट लिगेंड इज पाई एक्सेप्टर। अब अगला अपन जो इनर्ट लिगेंड ले रहे हैं वो किस नेचर का है, जो कि पाई एक्सेप्टर है। अभी अपन ने डोनर का एग्जांपल देखा, अब अपन एक्सेप्टर का देखेंगे। इसमें भी अपन 2 पॉइंट्स में इसको पढ़ेंगे। पहला केस जबकि जो लिगेंड है हमारा एक्सेप्टर लिगेंड वो लिविंग ग्रुप के ट्रांस में है, और दूसरा केस जब वो उसके सिस पोजीशन पे होगा। तो फर्स्ट केस अपन देखते हैं व्हेन द इनर्ट पाई एक्सेप्टर लिगेंड इज ट्रांस टू द लिविंग ग्रुप। अब यहाँ पे जो है अपन जो ग्रुप ले रहे हैं वो है नाइट्रो ग्रुप। सो इन दिस ट्रांस NO2CO EN2Cl one of the filled T2G orbital of cobalt can overlap with the empty p orbital of the nitro group। तो यहाँ पे अब रिवर्स केस हो रहा है, यहाँ पे मेटल का जो d ऑर्बिटल है वो भरा हुआ है और जो लिगेंड है उसका p ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी है, इसलिए वो एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है टू फॉर्म द पाई बॉन्ड। नाउ द इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ द T2G orbital will shift more towards the nitro group to maximize the pi overlap। अब इस केस में क्या हो रहा है, नाइट्रो किस नेचर का है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है, और इसलिए क्या होगा कि ये नाइट्रो ग्रुप जब मेटल के साथ में अपना बॉन्ड बना रहा है तो उस केस में मेटल के T2G ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है या चार्ज है वो नाइट्रो की तरफ शिफ्ट होगा ताकि मैक्सिमम पाई ओवरलैपिंग हो सके। Now this decreases the electron charge around the living chloride group। अब इसकी वजह से क्या होगा कि चूंकि क्लोराइड जो है वो क्या है, वो भी कोबाल्ट के साथ में जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो इस नाइट्रो ग्रुप ने कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन चार्ज को अपनी तरफ खींच लिया, तो इसकी वजह से क्या हो गया, कोबाल्ट और क्लोराइड के बीच जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है या जो चार्ज है वो डिक्रीज हो जाएगा। लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द अटैकिंग water molecule ligand will experience a lesser repulsion from the T2G electron from the direction cis to the living group। अब इस केस में क्या होगा कि चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है क्लोराइड और कोबाल्ट के बीच में जो है वो कम हो गया है, इसलिए अब जो अटैकिंग वाटर मॉलिक्यूल है उसके लोन पेयर को
रिपल्जन जो है वो कम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि कोबाल्ट के ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन चार्ज था वो नाइट्रो की तरफ शिफ्ट हो गया है। सो ये कंडीशन मगर कहाँ पे होगी, जब वो अगर लिविंग ग्रुप के सिस डायरेक्शंस की तरफ से आए, यानी जहाँ क्लोराइड है उसी डायरेक्शन से अगर OH वाटर मॉलिक्यूल अगर आएगा, दैट इज इन दी सिस डायरेक्शन ऑफ दिस लिविंग ग्रुप, तब उस केस में इसको कोबाल्ट की वजह से जो रिपल्जन फेस करना पड़ रहा है वो कम होगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी पोजीशन कहाँ है, नाइट्रो के ट्रांस पे आ रही है। So, the attack of this water on the central cobalt atom from a position cis to the living group becomes easier in the presence of such pi bonding. तो अब इस केस में क्या हुआ, नाइट्रो के साथ जो पाई बॉन्डिंग हुई उसकी वजह से वाटर का इस सेंट्रल एटम के ऊपर अटैक जो है सिस पोजीशंस की तरफ से ज्यादा इजी हो जाता है। इसको यहाँ डायग्राम से अपन देख लेते हैं। ये अपन का नाइट्रो ग्रुप है, ये नाइट्रो ग्रुप इस कोबाल्ट के साथ में इस तरह से पाई बॉन्डिंग बना रहा है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है नाइट्रो की तरफ शिफ्ट हो जाता है और इस वजह से कोबाल्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है वो डिक्रीज हो जाता है, और जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल को ऐड होने के बाद रिपल्जन जो फेस करना था वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है, बिकॉज अब कोबाल्ट जो है ज्यादा पॉजिटिव नेचर का है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो डिक्रीज हो गया। ओके, तो यहाँ पे पहले जो है वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेगा और उसके बाद जो है हमारा क्लोराइड आयन यहाँ से रिमूव होगा। दैट मीन्स ये प्रोसेस जो है वो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करता है। नाउ द प्रेजेंस of nitro pi acceptor ligand makes the formation of CO water bond easier and thus favors an associative SN2 mechanism for the equation. तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड जो है नाइट्रो ग्रुप की वजह से आसानी से हो जाता है और इसलिए ये प्रोसेस जो है वो SN2 एसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करता है। डिसोसिएटिव SN1 पाथ जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द नाइट्रो ग्रुप। क्या हुआ, किस कारण से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो है क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर का है, इसलिए ये कोबाल्ट के ऊपर से इलेक्ट्रॉन चार्ज अपनी तरफ खींच लेता है। तो कोबाल्ट के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कोबाल्ट और क्लोराइड का जो बॉन्ड है वो आसानी से अब टूट नहीं पाता है, डिसोसिएशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्लोराइड को इतना इजीली रिमूव नहीं होने देता। सो द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ कोबाल्ट एंड द क्लोराइड बॉन्ड, दे आर पुल्ड टुवर्ड्स द cobalt, making the release of chloride from this cobalt chloride bond difficult in the dissociative path. तो अब क्या हुआ कि कोबाल्ट के पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्लोराइड आयंस आसानी से टूट करके नहीं अलग हो सकते, तो डिसोसिएशन इजीली नहीं होगा और इसलिए SN डिसोसिएटिव पाथवे जो है यहाँ पे फॉलो नहीं होता। इस केस के अंदर एसोसिएटिव SN2 मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल अपन का है जब हमारा जो एक्सेप्टर लिगेंड है वो लिविंग ग्रुप के सिस पोजीशन पे प्रेजेंट हो, तो अब क्या होगा कि the extent of this pi overlap when the nitro जो है it is cis to the living group, it is less when it is in the trans to the living group. तो अब यहाँ पे पाई बॉन्ड की जो ओवरलैपिंग है वो इतनी अच्छी से नहीं हो पाती है जब नाइट्रो जो है लिविंग ग्रुप के सिस पोजीशन पे होता है, और इसलिए T2G के इलेक्ट्रॉन चार्ज का जो विड्रॉल है वो भी कम हो जाता है, and hence the withdrawal of this T2G electron charge from around the living chloride group will be less. अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है चूंकि वो भी विड्रॉ नहीं हो पाया इतने आसानी से, इसलिए जो लिविंग ग्रुप है उसके आसपास का जो इलेक्ट्रॉन चार्ज था वो भी कम नहीं हो पाया, and that is why this formation of cobalt and water molecule bond is not easy in this cis complex. और इसलिए अब क्या हुआ कि जब इसके ऊपर से चार्ज कम नहीं हुआ तो वाटर के साथ में जो कोबाल्ट का बॉन्ड था वो आसानी से नहीं बन पाता, क्योंकि अब इस वाटर मॉलिक्यूल को रिपल्जन
फेस करना पड़ रहा है. And so consequently the equation of the cis isomer is slower than the trans isomer. और इसलिए cis isomer की कंपैरिजन में अगर हम ट्रांस को देखते हैं तो ट्रांस जो है वो ज्यादा फास्ट होता है और सिस आइसोमर की रेट ऑफ इक्वेशन जो है वो स्लो होती है. और इसके अलावा नाइट्रो के अलावा जो कुछ दूसरे एग्जांपल्स हैं जो कि पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के हैं वो है कार्बोनाइल्स हैं, साइनाइड्स एक्सेट्रा. Since the cis isomers 100% yields a cis product and the trans isomer 100% yield a trans product, the suggested intermediate, which requires less energy for its formation and having an incoming water molecule and the leaving X group in the equivalent position, is octahedral wedge intermediate, and it has a lower energy than PBB intermediate, pentagonal bipyramidal स्ट्रक्चर. तो अब यहाँ पे जो इंटरमीडिएट हमको मिलता है इस केस के अंदर वो हमको मिलता है ऑक्टाहेड्रल वेज का, चाहे वो सिस प्रोडक्ट हो चाहे वो ट्रांस प्रोडक्ट हो, दोनों ही यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनाते हैं वो जो है वो ऑक्टाहेड्रल वेज बनाते हैं. एस यहाँ पे पेंटागोनल बाइपिरामिडल का स्ट्रक्चर जो है वो जनरली नहीं यूज होता क्योंकि उसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा है. So this is your last point of acid hydrolysis.